महासंग्राम 2024 का ये वक्त है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। सैम पित्रोदा के बयान पर बड़ा सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने सैम पित्रोदा के बयान को मुद्दा बना लिया है। बीजेपी नेता लगातार सैम पित्रोदा के बयान को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हो गए हैं। सैम पित्रोदा का विवादास्पद बयान, छिड़ गया नया सियासी घमासान। कांग्रेस ओवरसीज के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के नए बयान ने कांग्रेस की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। भारतीय विविधता की बात करते करते सैम पित्रोदा ने वो कह दिया जो विवादों की वजह बन गया। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। सैम पित्रोदा यही नहीं रुके, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राम भक्ति पर भी सवाल किए और भारत की सनातन भावना पर भी टारगेट कर बैठे। That's my India. Okay, so that idea of India, which is rooted in democracy, freedom, liberty, fraternity, is being challenged by Ram Temple and Ram Navami and Prime Minister going to temple all the time and talking, not as a national leader, but talking as a leader of the BJP. सैम पित्रोदा का जैसे ही बयान आया, बीजेपी ने उन्हें घेर लिया। जो लोकसभा का चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस के चेहरे से नकाब उतरता चला जा रहा है और वो देश के अंदर, भीतर और बाहर सब तरफ से वो नकाब उतर रहा है। राहुल गांधी जी जिसके शागिर्द हैं, उनके कुख्यात उस्ताद सैम पित्रोदा साहब ने भारत, भारतीय संस्कृति, भारत की पहचान और भारतीय लोगों की पहचान के बारे में बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि यह विषय, कांग्रेस पार्टी जिस सीमा तक जा रही है, यह विषय चुनाव का नहीं रह गया है, यह विषय राजनीति का नहीं हो गया है, यह विषय भारत के अस्तित्व का हो गया है, क्योंकि अब भारत के अस्तित्व पर सीधा सवाल उठाया जा रहा है। कितना शर्मनाक है, वो देश को तोड़ने के अलावा, विभाजन करने की कोशिश के अलावा कांग्रेस दिशाहीन है। ना नेता है कोई, ना नेतृत्व है, ना नीति है या ना नियत है, कोई सकारात्मक सोच नहीं है, कोई विजन नहीं है। पूरी तरीके से हताश कांग्रेस पिछली बार से भी आधी सीटों पे रह जाएगी। सैम पित्रोदा भारत को क्या समझते हैं, ये तो बार बार स्पष्ट हो रहा है कि वो फेलियर हैं, देश को नहीं समझते, राहुल गांधी के एडवाइजर हैं। अब मैं समझ गया कि राहुल गांधी इस तरह से अनाप शनाप क्यों बोलते हैं, इस पर क्या टिप्पणी की जाए। ये हार की हताशा है, न हिंदुस्तान समझते हैं न देश की विरासत समझते हैं। द स्टेट्समैन को दिए गए इंटरव्यू में सैम पित्रोदा ने यह बयान दिया है और अब विवादों की इस नई लहर ने उन्हें फिर घेर लिया है। सैम भाई, मैं नॉर्थ ईस्ट से हूं और भारतीय जैसा दिखता हूं। हम एक विविधतापूर्ण देश हैं, हम अलग दिख सकते हैं लेकिन हम सभी एक हैं। हमारे देश के बारे में थोड़ा तो समझ लो। सैम पित्रोदा ने जो कुछ कहा उसे बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना लिया है। यही वजह है कि एक बार फिर कांग्रेस ने उनके बयान से किनारा कर लिया। श्री सैम पित्रोदा ने पॉडकास्ट में भारत की विविधता को दिखाने के लिए जो उदाहरण दिए वो दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उदाहरणों से खुद को पूरी तरह से अलग करती है। विवादों और सैम पित्रोदा का पुराना नाता रहा है। कई बार कांग्रेस उनके बयान से किनारा कर चुकी है तो खुद सैम पित्रोदा भी अपने बयानों को निजी बताते आए हैं। लेकिन सवाल यही है
कि क्या सब कुछ पर्दे के पीछे की पॉलिटिक्स है या फिर कहानी कुछ और है। राम मंदिर का विरोध करने वाले अब राम मंदिर को बेकार बता रहे हैं, बाबरी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और इसी पर संदेह पीएम मोदी और अमित शाह ने जताया है। पीएम मोदी ने कहा, अगर इस चुनाव में गलती हुई तो ये लोग राम मंदिर पर बाबरी ताला लगा देंगे। तो वहीं सीएम योगी ने कहा, यह चुनाव राम भक्त बनाम राम विरोधियों के बीच का है। आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। वो मंदिर तो बेकार का है, वो मंदिर तो बेकार का है। जरा भी गलती करी तो ये राम मंदिर पर बाबरी नाम का ताला लगाने का काम करेंगे। राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। क्या राम मंदिर में बाबरी ताला लगाने की साजिश हो रही है? क्या राम मंदिर के खिलाफ एजेंडा तय हो रहा है? आखिर क्यों ओवैसी जैसे विपक्षी नेता बाबरी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं? बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। आखिर क्यों समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता राम मंदिर को बेकार बता रहे हैं? हम रोज राम के दर्शन करते हैं पर मंदिर नहीं गए आप लोग। वो मंदिर तो बेकार का है, बेकार का है। और क्या मंदिर ऐसे बनाए जाते हैं? मंदिर ऐसे नहीं बनते। पुराने मंदिर देख लीजिए कैसे बनते, दक्षिण से लेकर उत्तर तक। नक्शा ठीक नहीं बना उसका। विपक्ष की तरफ से राम मंदिर के खिलाफ ऐसी बयानबाजी संदेह पैदा कर रही है। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक आगाह कर रहे हैं और जनता के बीच बता रहे हैं, अगर कांग्रेस आई तो राम मंदिर पर बाबरी का ताला लग जाएगा। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। गोपाल यादव का एक स्टेटमेंट भी आपको कहना था, वो राम मंदिर को बेकार बताते। मेरी बात याद रखना, जरा भी गलती करी तो ये राम मंदिर पर बाबरी नाम का ताला लगाने का काम करेंगे। इनको मौका दे सकते? यूं ही नहीं, पीएम मोदी और अमित शाह ने राम मंदिर पर बाबरी ताले का खतरा जताया है। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व नेता प्रमोद कृष्णम ने राम मंदिर पर सनसनीखेज दावा किया था। प्रमोद कृष्णम ने कहा था, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल ने बैठक की। राहुल ने कहा, सरकार बनने पर सुपर पावर कमेटी बनाएंगे। राहुल ने राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की बात की, जैसे राजीव गांधी ने शाहबानो केस में किया था। यानी मान लिया जाए, राम मंदिर के खिलाफ पहले ही स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। ओवैसी और राम गोपाल यादव जैसे नेता भी खुलकर बयान दे रहे हैं, तभी तो देश में राम के नाम पर संग्राम छिड़ गया है। सीएम योगी विपक्ष को राम विरोधी बता रहे हैं, तो अखिलेश यादव राम गोपाल के बयान पर सफाई दे रहे हैं। पूरा चुनाव आज राम भक्तों के बीच में और राम द्रोहियों के बीच में बढ़ करके रह गया है। एक तरफ राम भक्त है जो कहते हैं हम भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के सम्मान के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं के उत्थान के लिए, गरीब कल्याण के लिए कार्य करेंगे। और दूसरी तरफ रामद्रोही है, कहते हैं हमारी राम में आस्था नहीं, राम मंदिर बेकार बन गया, यही बोल रहे हैं। भगवान श्री राम का कोई विरोधी नहीं है, भगवान का कोई विरोधी नहीं है, और हम समाजवादी लोग तो वो हैं जो सब भगवानों को मानते हैं। अगर ये राम की कसम खाएं, भगवान राम की, कि इन्होंने नौजवानों का भविष्य जानबूझ के अंधकार में डाला कि नहीं डाला। अयोध्या में बाबरी का जिन्न उस वक्त निकला है जब देश में 4 चरण का चुनाव बाकी है और 5वें चरण में अयोध्या में भी वोटिंग होनी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर बाबरी जिंदाबाद और राम मंदिर बेकार के नारे क्यों लग रहे हैं?
आखिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने वालों का एजेंडा क्या है? क्या जो दावा कांग्रेस के पूर्व नेता प्रमोद कृष्णम ने किया उसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है? सवाल कई है लेकिन जवाब एक भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव के 3 चरण बीत चुके हैं और अगले 4 चरणों के लिए प्रचार प्रसार तेज हो गया। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पूरी ताकत से मैदान में हैं। आंध्र प्रदेश के तेलंगाना की एक चुनावी सभा से पीएम मोदी ने सैम पित्रोडा के विवादास्पद बयान पर पलटवार किया तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से अमित शाह ने राम गोपाल यादव के राम मंदिर पर दिए गए बयान पर हमला बोला। लोकसभा चुनाव का रण हुआ प्रचंड। पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना। कांग्रेस के लोग मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर अपनी सीटें खोज रहे हैं। विपक्ष के गठबंधन पर बरसे पीएम मोदी। कांग्रेस हो या इंडी अलायंस, इनके करप्शन पर कार्रवाई करता है तो ये मोदी को गाली देते हैं। सत्ता की सबसे बड़ी लड़ाई में अभी 4 चरण का चुनाव बाकी है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी प्रचार भी अपने चरम पर है। पीएम मोदी ने तेलंगाना के करीमनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे। 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। जरा ये शहजादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। पीएम मोदी यही नहीं रुके। वारंगल की रैली से कांग्रेस ओवरसीज के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के विवादास्पद बयान पर राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। पित्रोदा के बयान पर प्रधानमंत्री बेहद गुस्से में नजर आए। शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। तब जाकर के मुझे समझ आया कि चमड़ी का रंग देख करके
उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। ये सोच आज पहली बार मुझे तो पता चला कि ये दिमाग कहां काम कर रहा है इनका, ये देश को कहां ले जाएंगे। अरे चमड़ी का रंग कोई भी हो, हम तो श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं। मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों, मुझे कोई गाली दे मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं, लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री दक्षिण से कांग्रेस पर हमलावर थे तो गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में मोर्चा संभाल रखा था। उन्होंने यूपी के लखीमपुर की चुनावी रैली से राम गोपाल यादव के राम मंदिर वाले बयान पर करारा प्रहार किया। भाई और बहनों, इनके पास ना नेता है, ना नीयत है, ना नीति है तो परिवारवाद है और कुछ नहीं है। भाइयों बहनों, आज मैं राम गोपाल यादव का एक स्टेटमेंट भी आपको कहना था। वो राम मंदिर को बेकार बताते। मेरी बात याद रखना, जरा भी गलती करी तो ये राम मंदिर पर बाबरी नाम का ताला लगाने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव में हर चुनावी रैली से पीएम मोदी कांग्रेस पर लगातार वार कर रहे हैं, लेकिन अब सैम पित्रोदा के बयान पर घमासान मच गया है। और इधर मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया था और उनसे उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी भी वापस ले ली थी। अब समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाते हुए कहा है कि आकाश आनंद बीजेपी को चुभ रहे थे, इसीलिए ऐसा फैसला लिया गया है, जबकि कांग्रेस ने मायावती और बीजेपी के बीच रिश्ता बताया और किसी और के दबाव में यह फैसला लेने की बात कही है। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। चुनाव के बीच मायावती का बड़ा फैसला। आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया। आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला भी वापस। लोकसभा चुनाव के बीच बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बड़ा फैसला लिया है। देश में 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं और 4 चरणों के चुनाव होने बाकी हैं, लेकिन इस बीच मायावती ने बड़ा फैसला लिया जो कि बेहद चौंकाने वाला है। लोकसभा चुनाव में बीएसपी के लिए चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभाल रहे आकाश आनंद को बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने संयोजक के पद से हटा दिया है और इसके साथ ही आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला भी वापस ले लिया गया। इसे लेकर मायावती ने एक पोस्ट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा, श्री आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। बीएसपी में आकाश आनंद का कद इतना बड़ा था कि खुद मायावती ने उन्हें उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा की थी। मायावती ने 10 दिसंबर 2023 को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में उन्हें उत्तराधिकारी बनाने का ऐलान किया था, लेकिन इससे पहले से ही वो बीएसपी के कार्यक्रमों में नजर आ रहे थे। लोकसभा चुनाव के बीच बीएसपी का ये फैसला बेहद चौंकाने वाला है और उनके इस फैसले पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बीजेपी ने बीएसपी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तक करार दिया। बहुजन समाज पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती है और इसीलिए जब जेल में आता है जैसे निर्णय करना चाहती है वैसा निर्णय कर लेती है, क्योंकि वहां तो एको अहम द्वितीयो नास्ति। मायावती जी जैसा चाहे वैसा निर्णय कर सकती हैं।
आकाश आनंद जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, जनता के बीच में उनका बहुत आक्रोश इसको लेकर के पनपा था और मायावती जी ने इस बात को महसूस किया, इसलिए आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त करने का काम किया है। वो आकाश आनंद जो बसपा के उत्तराधिकारी थे, वो आकाश आनंद जो लगातार भाजपा से सवाल पूछ रहे थे, वो सवाल भाजपा को चुप रहे थे, उन आकाश आनंद को आदरणीय मायावती जी ने सभी पदों से मुक्त करने का काम किया। मायावती जी ने टिकट दिए, टिकट बदले, उस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव नजर आता है। इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार ये सवाल उठा रही है कि भाजपा और बसपा का आघोषित गठबंधन है, बसपा को मान्यवर काशीराम जी के बताए हुए रास्ते से भटक चुकी है, इसलिए जनता बहुत